अब जबकि क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जहां से अगर स्टूडेंट चाहे तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो ये क्लास है, वो उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहां से 100% क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो आज के वीडियो क्लासेस में हम लोग सीबीएसई बोर्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस जहां से आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की, तो चूंकि इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल डायनेमिक्स, सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में आपने पढ़ा है मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। तो इस साल मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, सो कंसंट्रेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो ऑब्जेक्टिव है, सिंगल मार्क से। तो कंसंट्रेशन से आप चेक कर लोगे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। और अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं आया है तो पॉसिबिलिटी बनती है 2 मार्क्स क्वेश्चंस की, इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस कंसंट्रेशन से नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। तो जो क्वेश्चंस होंगे पहला क्वेश्चन अपने पास होगा यहां से हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। अब हेनरीज लॉ, आपको यह पता है कि हेनरीज लॉ है क्या? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ के बारे में बताया है कि हेनरीज लॉ जब हम लोग जानते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ अ गैस व्हिच डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। और इसके एप्लीकेशंस भी आप जानते हैं कि व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ सोडा वाटर और कोटिंग्स वी हियर अ फिजिंग नॉइज, व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन द हॉट वाटर, व्हाई हीलियम गैस इज मिक्स्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। तो एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस यहां से होंगे। न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चांसेस 1% बनते हैं, और अगर चांसेस 1% बनते हैं तो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स हैं। दूसरा जो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ से हमारे क्वेश्चंस होंगे। राउल्ट्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन के लिए, राउल्ट्स लॉ नेगेटिव डेविएशन के लिए अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी चांसेस हैं। पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस के जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को देख लीजिए। उन एग्जांपल से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है इस बार। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से चांसेस जहां तक बन रहे हैं इस बार के, जो ट्रेंड कहता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीबीएसई बोर्ड्स में वो क्वेश्चंस होंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एबनॉर्मल मोलर मास, जो वांट ऑफ फैक्टर का जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा था, वांट ऑफ फैक्टर के केसेस में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर। अब कभी कभी क्या होगा ना, यहां पे कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ इक्वेशन जब हम लोग लगा देते हैं, जब वांट ऑफ फैक्टर वाले जब क्वेश्चंस बनाते हैं, तो वहां पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे यूज करें, कहां यूज करेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये लिखा हुआ मिलता है। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिखा हुआ अगर आपको मिल रहा है, नो डाउट वांट ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए और उस फॉर्मूला को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ लगाकर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम चांसेस यहां से न्यूमेरिकल्स के, कोई डेरिवेशन हमारे से नहीं पूछा जाता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं। ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो अपने पास जो चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटीज है वो यही है। मैक्सिमम एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो आप ये श्योर हो जाइए कि आप 90% स्कोरिंग कर रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी का कर लिया है। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन जो हमारे पास जो पूछे जाएंगे उसके भी टॉपिक्स को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास होता है वो होता है आपके सेल से।
पहला क्वेश्चन गेस होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट इट्स वर्किंग फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन गेस होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट इट्स वर्किंग फंक्शन। सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास जो गेस होगा, ये पहला टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहां से वर्किंग फंक्शन। वर्किंग फंक्शन को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप वर्किंग फंक्शन लिख रहे हैं तो बस आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोडिक रिएक्शन लिख दीजिए, कैथोडिक रिएक्शन लिख दीजिए, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिख दीजिए, इतना सफिशिएंट होता है। आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स वर्किंग फंक्शन एंड आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये क्वेश्चन आपके पास। इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, फैराडेज लॉ। जो सेकंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इसको कहते हैं वो है आपका फैराडेज लॉ, और फैराडेज का फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज का सेकंड लॉ। ये थ्योरी भी पूछी जाती है और यहां से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल के पोर्शंस को आप देख लीजिए, आपको यहां से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक होता है वो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अगर बोले तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एक क्वेश्चन हर ईयर पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। एक भी ऐसा ईयर नहीं हुआ है जहां से ये क्वेश्चंस न पूछे गए। तो स्टूडेंट बी श्योर कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लेकिन इसमें वो डायलेमा वाली स्थिति होती है, 50-50 आप माइनस केस को चल सकते हो। हम लोग यहां से कोरॉल्स लॉ पढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहां पे आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता है। यहां आपके पास कुछ टर्म्स गिवन होते हैं, आपको उसको मिला के केमिकल इक्वेशंस तैयार करना होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केसेस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडिशन, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बस इक्वेशन को सही फ्रेम कर लीजिए, यहां से आपके 2 to 3 मार्क्स आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। एक आखिरी टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है सेल के बारे में। अब सेल के केसेस में भी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, तो अभी तक जैसा देखा गया है, अभी तक जैसा ट्रेंड है, उस हिसाब से सेकेंडरी सेल के क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो आप इसको भी जरूर देख लेना। सेकेंडरी सेल, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को जरूर देख लेना। आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। चार्जिंग रिएक्शन देख लो, डिस्चार्जिंग रिएक्शन देख लो। अगर आपको चार्जिंग याद है उसको रिवर्स कर देना, डिस्चार्जिंग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टॉपिक से आपके क्वेश्चंस यहीं से होंगे। 8 मार्क्स आपके श्योर समझिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स से अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड मे बी ये सिंगल मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। आपके पास क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लीजिए, वहां से आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगे। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। इसको भी जरूर देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अक्सर ये क्वेश्चन भी देखा गया है, ये ट्रेंड भी देखा गया है सीबीएसई का कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ के डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ के डेरिवेशंस जरूर देख के जाइए। न्यूमेरिकल तो है ही, कंफर्म है कि न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पे होंगे ही होंगे। इसमें कहीं कोई इफ या बट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, श्योर होगा। या तो डेरिवेशन होगा या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे और श्योर होंगे। आप 3 मार्क्स के लिए यहां से श्योर हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड हाफ लाइफ टाइम। डेरिवेशन,
एंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन इट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अलावा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं बाहर से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और होता है जिसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन एज इट इज एनसीईआरटी ही होती है। एक क्वेश्चन इसका इन टेक्स्ट में भी गिवन है, इसके सॉल्व एग्जांपल में भी गिवन है, और एक्सरसाइज में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, उसको देख के जरूर जाइए। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमारे पास एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये फाइंड करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मिक्स करके दिए जाते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, आपके पास जो रेट कांस्टेंट है K1 K2 वो मिसिंग हो सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी आपका निकालना हो सकता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से, और अगर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी अगर पूछ दिया तो वैसे केसेस में 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके पास। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो 23 मार्क्स का है, उस 23 मार्क्स में 23 आउट ऑफ 23 आप जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये श्योर है कि अगर आपने इस टॉपिक को सिर्फ देख लिया, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो 23 में 23 मार्क्स आपको श्योर आएंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड्स में अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा अपने पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो यह शुरू से सीबीएसई बोर्ड्स का एक ट्रेंड रहा है कि डी एंड एफ ब्लॉक से मैक्सिमम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में ही हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ के जाइएगा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वेयर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये आप 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए कि यहां से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। अक्सर इसका आंसर देने में स्टूडेंट कभी कभी घबरा जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम जो आंसर होगा वो ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे आंसर का जवाब आप हाफ फील्ड ऑर्बिटल से दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका आंसर आप हाफ फील्ड ऑर्बिटल लिख दीजिए, कुछ भी पूछ दे ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अब उसमें डी ट्रांजिशंस भी होते हैं, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस भी आप कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार लाइन बाय लाइन जो अपने पास जो 5 टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है वो है डी एंड एफ ब्लॉक से पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से किसी एक का प्रिपरेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। K2Cr2O7 एंड KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये जरूर देख के जाइए, इसके रिएक्शंस देख के जाइए, इसको पढ़ लीजिए, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है इस बार पूछे जाने की। क्योंकि इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक अपने को पूरा का पूरा हटा दिया है, मेटलर्जी पूरा का पूरा हट चुका है, तो चांसेस यहां पे बनते हैं आपके पास, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और फिल इन द ब्लैंक्स के केस में पोटेशियम परमैंगनेट, इस पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 वाला जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं जो आपको बैलेंसिंग केसेस में जो दिखाए जा रहे हैं, उसको जरूर पढ़ के जाइए पोटेशियम परमैंगनेट वाले केसेस। एफ ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, यहां से सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस पूछा जाता है, व्हाट इज लैंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, डी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप लैंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख ले रहे हैं तो बहुत है। इसके बाद बारी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इंटरेस्टिंग चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का होगा ही होगा।
अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या सब्जेक्टिव के टर्म पे पूछ दे, लेकिन नॉमेनक्लेचर होगा। अब नॉमेनक्लेचर में भी दो टर्म्स, नॉमेनक्लेचर के केसेस के लिए भी जब हम लोग अगर देखते हैं तो नॉमेनक्लेचर के केस में आपके पास कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहेगा और उसका आपको नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आईयूपीएसी नेम गिवन होता है और उसका फॉर्मूला लिखना होता है, तो वहां जरा ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान रखिए, तो नॉमेनक्लेचर आपका होगा। इसके बाद आपका आइसोमर्स, आइसोमर के केसेस में आपने पढ़ा है आइसोमर्स में आयोनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। अब ये आइसोमर्स वाले पार्ट से क्वेश्चन होगा। सिस और ट्रांस आइसोमर देख लीजिए और फ्रेगमर देख लीजिए, फेशियल एंड मेरिडोनियल। आपने से सारे लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। जब टाइप हम लोग देखते हैं तो जब अपने को MA3B3 टाइप का मिलता है तो वैसे केसेस में हम लोग फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स हम लोग निकालते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में, क्योंकि सिस और ट्रांस वहां बता पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में वहां पे वो फेशियल और मेरिडोनियल लिखा जाता है, फ्रेगमर आइसोमर हम लोग लिखते हैं, तो इसको जरूर देख लीजिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चंस जब जान रहे हैं तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, पहला नॉमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमर, तीसरा जो टॉपिक आपके पास है, आपने इसको 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आपके हाइब्रिडाइजेशन से जो क्वेश्चंस अपने पास पूछे जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3 एंड dsp2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 एंड d2sp3। अब इसमें भी स्पिन चेक कर लीजिएगा, लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, और ये आप सबका पढ़ा हुआ पार्ट होगा, बस इस पे जरा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि ये तय है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। और एक लास्ट टॉपिक CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप यहां से देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन में भी शायद 0.1% चांसेस मान लीजिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये पूछा जा सकता है। ये आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब आप भरेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन कहां वो किल हो रहा है, जहां आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कब होगा, हाई स्पिन कब होगा, ये चेक कर लीजिए। तो यहां से आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज अपने पास है, आपको यहां से फुल मार्क्स आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जिससे सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट जहां 50% के स्टूडेंट सिर्फ ऑर्गेनिक के नाम से डर जाते हैं, जबकि हमारा यह मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल और इनऑर्गेनिक से काफी इजी है। अगर आपने रिएक्शंस का फॉर्मेट अगर आपने समझ लिए, मैं रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। अगर आपने रिएक्शन का फॉर्मेट अगर पढ़ लिया है तो आप ये श्योर हो जाइए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देख के आएंगे। फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अमाइंस। इसमें हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन और अमाइंस, इन दो चैप्टर को एक्सपर्ट सबसे इजीएस्ट चैप्टर मानते हैं। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपके हो जाते हैं, क्योंकि अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है कि पूरे के पूरे हेलोअल्केन, हेलोअरीन से लेकर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में जहां भी अमोनिया के साथ रिएक्शन है, जहां अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, मैक्सिमम रिएक्शंस आपको अमाइंस वाले चैप्टर में दिख जाएंगे, इसलिए इसको इजी माना जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर की। अगर हम लोग, तो अक्सर ये देखा गया है कि 28 मार्क्स का जो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वहां पे सारे के सारे अपने एनसीईआरटी में 5 मैकेनिज्म है, 5 से 6 मैकेनिज्म है मैक्सिमम। अगर पूछा गया, क्योंकि पिछले 4, 5, 6 सालों से ट्रेंड यही कह रहा है कि मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग उस चांस को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो मेरा यह सजेशन है कि सिर्फ 5 मैकेनिज्म है, उस 5 मैकेनिज्म को या मैक्सिमम 6 मैकेनिज्म को
एक बार आप लिख लिख के याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक लिखने की चीज है, ऑर्गेनिक रट नहीं सकते, उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार, 15-15, 20-20 बार लिखिए। गारंटी आपकी पेन नहीं रुकेगी एग्जाम में, क्योंकि आपने वो लिखा है। फॉर्मेट याद रखिए, पूरा फॉर्मेट को चिपका दिए जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पे, चिपका के रखिए कि बैठे तो नजर पड़े ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कैसे नहीं होगा, श्योर होगा, ऑर्गेनिक इजी हो जाएगी। लिख के याद कीजिए, लेकिन लिख के याद कीजिए। अब हेलो कैनन हेलोरिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको पहले ही समझा दे, हमसे प्रिपरेशन नहीं पूछा जाता है कि कैसे हम लोग हेलो अल्केन बनाते हैं, कैसे हेलो अरीन बनाते हैं। रिएक्शंस आएंगे, नेमिंग रिएक्शंस आएंगे, सारे नेमिंग रिएक्शंस को आप लिख के रख लीजिए। और आपने लिख के रख लिया होगा, बस उस कॉपी को निकालिए, एक बार थ्रू आउट स्टडी कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो हेलो अल्केन हेलो अरीन, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है SN2 एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये जरूर देख लीजिए। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए, SN1 सिर्फ 3 डिग्री। स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी का लास्ट में जो टॉपिक्स अपने पास है, जब हेलो अरीन की हम लोग बात करते हैं, तो हेलो अरीन की अगर हम लोग बात करें, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, दो प्रोडक्ट्स, ऑर्थो पारा, ये बननी है, पारा मेजर, ऑर्थो माइनर। यहां से आप जब रिएक्शंस देखेंगे तो इस चैप्टर में मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शंस आपको दिख जाते हैं। वुर्ज रिएक्शन यही है, फिटिंग यही है, ऊर्ज फिटिंग यही है। तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन से आप यहां पे चेक कर लें। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब आप आएंगे तो यहां भी आपको नेमिंग रिएक्शंस मिल जाएंगे। अल्कोहल और फिनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस अंतर यह है कि एक मेलिफैटिक यूज होगा, एक एरोमेटिक यूज होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी नेमिंग रिएक्शंस देख लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने पास पूछे जाएंगे, ये तय है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक का जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस बार। यहां से एल्डोल देख लीजिए, क्रॉसोल्डोल देख लीजिए, कैनिजारो देख लीजिए, परकिंस देख लीजिए, ये रिएक्शन जरूर देख के जाइए, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस का ट्रेंड आपने फॉलो किया होगा, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे। और नए क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे, आप नया क्वेश्चन फ्रेम कर ही नहीं सकते हैं, आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, जो बोर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा का पूरा एक बार फिर से बैठ जाइए और सॉल्व कर लीजिए, आपको फुल में फुल मार्क्स आएंगे, हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। कन्वर्शन की तो गारंटी है कि वो कन्वर्शन और नेमिंग रिएक्शन एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां से आइडेंटिफाई करने के लिए देता है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई क्वेश्चंस, वो एक क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्वेश्चन इस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक से ही होगा। अमाइंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अमाइंस वाले पार्ट्स में भी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन आपके पास है, और लास्ट में कपलिंग रिएक्शन है आपके पास, आप वो भी देख लीजिए, देख के जाइए, तो यहां से भी आपको फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे। आखिरी टॉपिक बचता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज, न तो मैं आपको सुक्रोज बोलूंगा, ना माल्टोज बोलूंगा, कुछ भी नहीं, ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, स्ट्रक्चर्स कभी नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे। ग्लूकोज में जो रिएक्शंस हैं, कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको बताइए। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके हम लोग दिखाते हैं कि हाँ भाई 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप वो चेक कर लीजिए। प्रोटीन्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टिक एसिड्स, ये चेक कर लीजिए। विटामिन चेक कर लीजिए, विटामिन के केसेस में वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे यहां पे, और लास्ट में जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है आपका डीएनए का, वो, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देख के जाना है। अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स पे अगर गौर करें और हमारी बात अगर माने, तो मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि 70 आउट ऑफ 70 स्कोर आप करके आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।